अस्सलामुअलैकुम दोस्तों और साथियों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम नौजवान लड़के और लड़कियों की एक ऐसी इन्फेक्शन की बात करेंगे जो पेशाब में ज़्यादातर ज़ाहिर होती है और उसकी अलामात भी जो है वो पेशाब से मुतल्लिक होती हैं। लड़के तो बहुत ही ज़्यादा ये रिपोर्ट जो है मुझे भी भेजते हैं, बाकी डॉक्टर्स को भी भेजते हैं और बड़ा पोशीदा और राजदारी से भेजते हैं। उसकी वजह क्या होती है कि ये जो इन्फेक्शन है कि जिसकी अलामात अमूमी पेशाब से मुतल्लिक ज़्यादातर होती हैं, तो ये एक जिनसी जो मिलाप है उससे फैलने वाली एक बीमारी है, जिसकी वजह से लोग जो हैं वो घबराते हैं, किसी को भी ये पता ना चले कि उनको ये मसला है। उसकी वजह यही होती है कि ये इंसानों के दरमियान फैलती है, ये एक इंसान से दूसरे इंसान के दरमियान फैलती है। लेकिन जो जिनसी तरीके से या मिलाप से फैलने वाली बीमारियां हैं उसमें इसका दूसरा नंबर है। इसको उर्दू में हम सुजाक कहते हैं और अंग्रेज़ी में इसे गोनोरिया भी कहते हैं, गोनोरेया भी कहते हैं। ज़ाहिर है प्रोनाउंसिएशन हर एक की मतलब गोरों की ओर होती है, हमारी ओर, लेकिन हम इसे उर्फ़ आम में गोनोरिया कहते हैं। और ये इसका नाम इसलिए दिया जाता है कि एक बैक्टीरिया होता है जिसको नाइशेरिया गोनोरेया कहते हैं, तो उसकी वजह से होता है, तो इसलिए इसका नाम जो है गोनोरिया मशहूर है पाकिस्तान में ख़ास तौर पे, या सुजाक भी कह सकते हैं। अब पेशाब से क्या ताल्लुक़ है? देखें, एक तो ये आम तौर पे नौजवान लड़के और लड़कियों में ज़्यादा होती है और ज़ाहिर है उसकी वजूहात भी हैं। और इसकी पेशाब के साथ अलामात का ताल्लुक़ इस तरह बनता है कि जिन लोगों को ये मसला होता है तो उनको पेशाब में जलन होती है और पेशाब वाला रास्ता जिसको हम यूरिथ्रा कहते हैं, तो वहाँ से पीप या सफ़ेद रंग का मादा निकलता है, जिसकी वजह से परेशान होते हैं बहुत ज़्यादा मतलब यंग या नौजवान लोग जो होते हैं। और वो फिर डॉक्टर के पास जाते हुए भी घबराते हैं और फिर हिस्ट्री देते हुए भी घबराते हैं, ये बताते हुए भी घबराते हैं कि ये उनको कैसे हो सकती है, क्योंकि उनको भी काफ़ी हद तक अंदाज़ा होता है। क्योंकि जो यूरिथ्रा होता है, जो पेशाब की नाली होती है, उसके अंदर ये बैक्टीरिया दाखिल होता है जिनसी मिलाप से, जिसको मैंने बताया कि नाइशेरिया गोनोरिया कहते हैं। उसके बाद जब ये दाखिल होता है तो वहाँ की जो दीवार होती है उसके साथ ये चिपक जाता है और उसके बाद इसके कुछ ये अगर एक लम्हे के लिए आप जहन में लाएँ कि ये दो जो गेंदें होती हैं, बॉल होती हैं, तो उनकी तरह ये आपस में इसकी शक्ल होती है और उसके इर्द गिर्द जो है वो कुछ चीज़ें निकली होती हैं जिसको हम पाइलस भी कहते हैं अगर एक को, और पाइलाई जो है या पिलाई जो है वो ज़्यादा को कहते हैं। तो उसकी मदद से वो ऊपर चढ़ता जाता है। ये आप अपने इमेजिन करें, जहन में लाएँ। अब ये जब बैक्टीरिया ऊपर चढ़ता है तो हमारा जो मुदाफ़ती निज़ाम है वो अपनी आर्मी को भेजता है, जिसको हम WBC या वाइट ब्लड सेल या सफ़ेद खुलिये कहते हैं, और वो जो है वो इसको मारने की कोशिश करते हैं। अगर एक दो हों, दो चार हों, तो फिर तो बड़ी जल्दी से कामयाबी मिल जाती है और आपको अलामात नहीं आएंगी। लेकिन अगर फ़र्ज़ करें ज़्यादा हों, जो कि अक्सर ही ज़्यादा होते हैं, कि एक दफ़ा ये आपके अंदर एंटर हो गए, उसके 2 से 8 दिन के बाद फिर अब जो वाइट ब्लड सेल हैं वो इनके ऊपर हमलावर हुए, लेकिन वहाँ पे इस लड़ाई के दौरान सोजिश शुरू हो जाती है। यानी 2 से 8 दिन का इंक्यूबेशन पीरियड होता है। इंक्यूबेशन पीरियड हम हमेशा उसको कहते हैं कि जब कोई जरासीम आपके अंदर दाखिल होते हैं और फिर आपको अलामात आना शुरू हो जाती हैं। तो जब यूरिथ्रा है, इसके ऊपर अब ये बैक्टीरिया चढ़ता जाता है और साथ हमारा इम्यून सिस्टम कोशिश करता है इसको मारने की। तो इस लड़ाई के दौरान WBC कुछ जो है इनको खा लेते हैं अपने अंदर को और कुछ जो है वो नहीं खा सकते। फिर इसी तरह से वहाँ के जो सेल होते हैं उस दीवार के, वो टूट फूट उनकी हो जाती है। WBC टूटे फूटे हुए सेल और ये जो बैक्टीरिया है, जब ये बाहर पीप की शक्ल में फिर आता है। अब जब वहाँ पे इन्फ्लेमेशन हुई, सोजिश हुई, तो उस इन्फ्लेमेशन या सोजिश जिसको अब हम यूरिथ्रा की, क्योंकि इन्फ्लेमेशन है तो इसको यूरिथ्राइटिस कहते हैं। तो वहाँ पे फिर दर्द होता है, पेशाब करते हुए दर्द होता है, पेशाब करते हुए जलन होती है और पीप जैसा या सफ़ेद मादा आता है, जो कि मैंने बताया कि इन पे मुश्तमिल होता है जो चीज़ें वहाँ पे डेड हुई हैं। तो मर्दों में क्योंकि गदूद होता है जिसको हम प्रोस्टेट कहते हैं, तो ये यूरिथ्रा के बाद आगे प्रोस्टेट की इन्फेक्शन कर सकता है, जिसको प्रोस्टेटाइटिस कहते हैं। इसी तरह से जहाँ स्पर्म पैदा होते हैं उसे एपिडिडिमस कहते हैं, उसकी इन्फेक्शन कर सकता है, जिसको एपिडिडिमाइटिस कहते हैं। तो इस तरह से ये जो इसको गोनोरिया की इन्फेक्शन होती है। लेकिन जो लड़कियों की अगर बात करें तो लड़कियों में क्योंकि इसकी यूरिथ्रा से अगर एंट्री होगी तो वहाँ पर भी यूरिथ्राइटिस होगा, और वहाँ पर भी अगर ब्लैडर में चला जाए सिस्टाइटिस यानी कि जो मसाने की इन्फेक्शन होती है। लेकिन अगर तो वेजाइना जो होती है उस एरिया में अगर ये एंटर होता है तो वहाँ पे इन्फ्लेमेशन या सोजिश बिल्कुल इसी तरीके से होगी जो मैंने समझाई है। तो वेजिनाइटिस उसे कहते हैं। उसके ऊपर का एरिया जो कि बच्चादानी के साथ होता है, जिसे सर्विक्स कहते हैं, तो वहाँ पे सर्विसाइटिस हो जाता है। और अगर वो ऊपर चला जाए जहाँ पे यानी कि ओवरी के से एक ट्यूब आती है बच्चादानी की तरफ, तो उसको फेलोपियन ट्यूब कहते हैं, तो उसकी इन्फेक्शन हो जाए सल्पिंजाइटिस, और उससे भी बाहर हो जाए तो फिर PID पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ ख़वातीन में होती है। इस तरह
ख़वातीन और ख़ास तौर पे जैसे बताया कि यंग लड़कियां। लेकिन मर्द हो या औरत हो, लड़का हो या लड़की हो, तो जो पखाना की जगह होती है जिसको एनल रीजन कहते हैं और उसके ऊपर रेक्टम होता है, तो बाज़ औक़ात ये जो जरासीम है उधर चले जाते हैं और वहाँ पे सफ़ेद सफ़ेद दाने इन्फेक्शन के बन जाते हैं जिसको पस्ट्यूल्स कहते हैं। तो वहाँ पे भी जाके इन्फेक्शन कर सकते हैं। इसी तरह से बाज़ औक़ात लोगों के जो जोड़ होते हैं, जॉइंट्स होते हैं, तो वहाँ पे इन्फेक्शन ये कर देते हैं, आर्थराइटिस हो जाता है इनकी वजह से। बाज़ का दिमाग की झिल्ली जो होती है उसकी इन्फेक्शन करते हैं तो उसे मेनिंजाइटिस कहते हैं और आपके जिस्म में ये फैल सकता है अगर आप इसका इलाज नहीं करवाते हैं। इसको प्रिवेंट करना बहुत आसान है। अब ये जो सिम्टम्स आपको अगर आती हैं, ये जैसे मैंने बताया कि अगर आपको वाइट डिस्चार्ज आता है, आपको पेशाब में जलन और तकलीफ़ होती है और आप डॉक्टर के पास जाते हैं, तो डॉक्टर आपसे बिल्कुल खुल के हिस्ट्री लेते हैं। और अक्सर मैंने देखा है कि लड़के या ज़्यादातर लड़के डॉक्टरों के साथ रब्ता करते हैं तो वो नहीं छुपाते, वो बता देते हैं कि कहाँ से चांस हो सकता है कि उनको अनप्रोटेक्टेड अगर उन्होंने ये जिनसी मिलाप हुआ है तो उसकी वजह से ये चीज़ क्योंकि फैलती है तो वो बता देते हैं। फिर डॉक्टर उनका टेस्ट करवाते हैं कुछ, अगर तो ये वाइट डिस्चार्ज या सफ़ेद मवाद निकल रहा हो तो इसका एक टेस्ट करवाते हैं जिसको हम ग्राम स्टेनिंग कहते हैं, तो वहाँ से पता चल सकता है। एक और टेस्ट करवाते हैं जिसको हम कल्चर एंड सेंसिटिविटी कहते हैं कि जिसमें इन दोनों में स्वैब के ऊपर, जो कॉटन का एक स्वैब होता है उसके ऊपर ये मवाद लिया जाता है और लेबॉर्ट्री वाले ग्राम स्टेन में क्या करते हैं कि वो एक उनके पास स्लाइड होती है तो उसके ऊपर इसको थोड़ा सा यानी कुछ डालते हैं केमिकल जिसको हम स्टेनिंग कहते हैं, तो फिर माइक्रोस्कोप के नीचे, खूर्दबीन के नीचे देखते हैं तो वहाँ पे उनको WBC नज़र आते हैं और WBC के अंदर ये नज़र आते हैं, जैसा कि मैंने वीडियो के शुरू में बताया था, इनकी ख़ास शक्ल होती है कि दो गेंद की तरह होते हैं, तो वो पहचान लिया जाता है इनको, क्योंकि इनको हम गोनोकोकस भी इसलिए कहते हैं। कोकस का मतलब होता है जो सफ़ेयर्स या गोल गोल होते हैं। तो एक ये फिर एक टेस्ट होता है। फिर इसके बाद होता है कि 3 से 5 दिन के लिए या ज़्यादा दिन के लिए इस मवाद को ग्रो किया जाता है, उगाया जाता है पेट्री डिश के अंदर, एक ख़ास किस्म के केमिकल डाल के, कल्चर मीडियम उसे कहते हैं हम, थेयर्स मार्टिन एक कल्चर मीडिया होता है, तो इनकी अफजाइश की जाती है। जब अफजाइश होती है तो फिर इनका देखा जाता है ये कौन से हैं, बड़े हो जाते हैं तो पता चल जाता है, इसे कल्चर कहते हैं। और कल्चर और साथ ही एक लफ्ज़ आपने देखा होगा कि सेंसिटिविटी, कि आपके इस मवाद की सेंसिटिविटी का मतलब होता है कि कौन सी एंटीबायोटिक काम करेगी आपके इन जरासीम को मारने के लिए, क्योंकि उसी डिश के ऊपर कुछ एंटीबायोटिक्स डाली जाती हैं तो फिर देखा जाता है कि कौन सी एंटीबायोटिक है जिसके इर्द गिर्द ये गायब हो गए, इसका मतलब है ये दवाई काम करेगी, बाकी और देंगे तो कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि उस दवाई के इर्द गिर्द ये घूम रहे हैं, इनको कोई फ़र्क नहीं है। तो अगर आप मरीज़ को भी देंगे तो या मरीज़ भी खाएगा तो उसको कोई फ़ायदा नहीं। इसलिए मैं अक्सर लोगों को कहता हूँ कि प्लीज़ कल्चर और सेंसिटिविटी की अहमियत को समझें, बहुत अहम है। तो ये दूसरा टेस्ट है। तीसरा बहुत अहम टेस्ट जो कि अब नई दुनिया में आया है, एक लेटेस्ट है, उसे हम कहते हैं, जो पाकिस्तान में बहुत मुश्किल होता है। मैं लेबॉर्ट्री वालों से बात करता हूँ तो वो कहते हैं कि हमारे पास ये टेस्ट नहीं है, लेकिन ये बहुत अहम टेस्ट है। इसे कहते हैं न्यूक्लिक एसिड एम्पलीफिकेशन टेस्ट, कि जिसमें जो जीनियाती मटेरियल होता है बैक्टीरिया का, उसको एम्पलीफाई करके, उसको बड़ा करके फिर एग्जैक्टली पहचाना जा सकता है और ज़्यादा मुस्बत तरीके से पहचाना जा सकता है। तो इस तरह से इसकी तशखीस हो जाती है और तशखीस के बाद फिर इसको एंटीबायोटिक का इलाज किया जाता है। देखें, ज़हन में रखें कि जिनसी मिलाप से फैलता है, और एक और जो तरीका है जिससे फैलता है कि एक माँ है, प्रेग्नेंट खातून है, हामला खातून है, उसको फ़र्ज़ करें खुदा न खास्ता ये गोनोरिया की इन्फेक्शन है और उसका इलाज नहीं किया गया, तो जब बच्चा पैदाइश के टाइम पे बर्थ कैनाल से गुजरेगा, जिसको हम वेजाइना कहते हैं, तो वो फिर इसको एक्वायर कर लेता है, इन बैक्टीरिया को अपने साथ ले आता है, उसकी आंखें जो है इन्फेक्शन हो जाती है, गोनोकोकल यानी कि उसकी ऑप्थेल्मिक जो इन्वॉल्वमेंट हो जाती है कि इन्फेक्शन हो जाएगी, रेशा आएगा और देखते ही पता चलेगा कि इस बच्चे को इतनी ज़्यादा इन्फेक्शन है, तो ये प्रॉब्लम होता है। फिर इसी तरह से उसी बच्चे को फिर बाकी जगहों पे भी फिर ये जरासीम जाते हैं। इसका तरीका क्या होता है, यही वजह है कि हामला ख़वातीन का गोनोरिया का टेस्ट करती हैं गायनेकोलॉजिस्ट, ताकि अगर वो मसला है तो दवाई दी जाए। टीके भी लगते हैं एंटीबायोटिक के, और दवाई से भी यानी कि टैबलेट से भी ये मसला हल हो जाता है। और बेस्ट चीज़ है कि इसको प्रिवेंट किया जाए। आप इसको प्रिवेंट कर सकते हैं कि जो जिनसी मिलाप है अगर वो प्रोटेक्टेड है आपका, उसमें आपने कुछ हिफाजत ऐसी की है ताकि एक शख्स से दूसरे को ये मुंतकिल ना हो। मर्द और जो औरत है उसके मिलाप में एक को अगर इन्फेक्शन है तो दूसरे को ना हो। और यहीं पे हमारे लिए एक सबक है कि अगर एक को निकल आता है, कि एक मैरिड बंदा है उसको निकल आता है, तो उसकी जो वाइफ हैं उनका भी इलाज या टेस्ट उसी वक्त में होना चाहिए, वरना फिर दोबारा इनको हो जाएगा। तो ये भी बड़ी अहम है बात समझने के लिए। ये पाकिस्तानी जो यंग लड़के ख़ास तौर पे जब बाहर जाते हैं, गल्फ़ कंट्रीज़ जाते हैं, तो उनके जो टेस्ट किए जाते हैं देखने के लिए कि इनको कोई ऐसी इन्फेक्शन तो नहीं है जो वहाँ जाके ये फैला सकते हैं, क्योंकि इन इन्फेक्शन को हम कहते हैं कम्युनिकेबल डिजीज़, जो एक जगह से एक शख्स से दूसरे शख्स में ट्रांसमिट या मुंतकिल हो सकती हैं। तो अगर ये टेस्ट पॉजिटिव आ जाए, जैसे
सिफिलिस का पॉजिटिव आ जाए, ये पॉजिटिव आ जाए, तो फिर इनको नहीं अलाउ करते। वो कहते हैं पहले इसको इलाज करवाओ, ये जरासीम ख़त्म करवाओ, तो उसके बाद आपको इजाज़त होगी। इस टेस्ट का एंटीबॉडी टेस्ट नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि जब बैक्टीरिया को वो वाइट ब्लड सेल पकड़ के मारते हैं तो होता क्या है कि आमतौर पे वाइट ब्लड सेल ऐसे जरासीम को मारने के बाद उनकी याददाश्त अपने अंदर बनाते हैं और एंटीबॉडीज़ बनती हैं, इम्यूनोलॉजिकल मेमोरी से कहते हैं। लेकिन ये जो बैक्टीरिया ये बड़े चालाक होते हैं, ये जो वाइट ब्लड सेल, ये आपका हिफाजती निज़ाम है, उसकी के उस काम को कि जिससे वो अपनी याददाश्त बनाता है कि नेक्स्ट टाइम ये आएंगे तो एंटीबॉडीज़ मौजूद होंगी, तो उनको नकारा कर देता है। तो यही वजह है कि इसका एंटीबॉडी का टेस्ट का कोई फ़ायदा नहीं होता। तो ये थी एक ऐसी बीमारी जो यंग लोगों में ज़्यादा होती है, नौजवान लड़के लड़कियों में, जो एक से दूसरे शख्स को फैलती है और जिसकी मेजर जो अलामात होती हैं वो पेशाब की इन्फेक्शन वाली अलामात होती हैं। तो क्योंकि बहुत सारे लोग पूछते हैं इसके ऊपर, बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं, लोग इन प्राइवेट कन्वर्सेशन में बहुत ज़्यादा बात करते हैं, तो मैंने सोचा इस पर एक वीडियो बना दूं। आपको पता है इस तरह की वीडियोस तो मैं बनाता ही रहता हूं। वीडियो को लाइक करें, अच्छा सा कमेंट करें, और नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब तो ज़रूर करें, बेल नोटिफिकेशन दबा दें। कहीं पे शेयर करने के काबिल है वीडियो तो ज़रूर शेयर करें। आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। अल्लाह ताला आपको और आपकी फैमिली को हर किस्म की बुराई, बीमारी और आजमाइश से महफूज रखें।